हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम ए गुप्ता। मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 का रोज साइड का सबसे पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो लेके आया हूं, जो 2023 एनुअल एग्जाम में आपको बहुत सारा फायदे मिलेंगे। तो चलिए दोस्त, बात करते हैं सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में। जैसे भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की बात हो, और जैसे भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की बात हो तो गांव ग्रामीण की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। क्योंकि भारतीय सभ्यता का एक पुराना संबंध है भारतीय ग्रामीण से और खेतीबाड़ी से। इस चैप्टर से लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे ही जाते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का क्या है। विच टाइप प्रोज पीसेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पूरे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लेकर के माय ग्रैंड मदर हाउस का सबका अपना अपना प्रोज पीसेज या पोएट्री पीसेज है। सबसे पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो एक स्टोरी, ड्रामा, स्पीच, एस्से, चार ऑप्शन होगा। चार ऑप्शन में आपको चूज करना है। आपको मैं बता दूं एक सिंपल सा टिप्स, रेनबो पार्ट 2 का प्रोज साइड में टोटल 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर में एक मात्र ड्रामा है जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल, दो स्पीच है, एक भारत इज माय होम, दूसरा आई हैव अ ड्रीम, और तीन मात्र स्टोरी है, पिंच अ पैशन ऑफ द आर्टिस्ट और द अर्थ। बाकी सबके सब ऐसे है। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक स्टोरी, ड्रामा, स्पीच, एस्से, क्या ये एस्सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर या इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज बीन रिटन बाय, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। ये किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए। तीसरा क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज बीन टेकन फ्रॉम। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, हिज स्पीच, नन। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज बीन टेकन फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो गांधी जी का खुद का अपना एक ऑटोबायोग्राफी था, जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वहीं से ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लिया गया। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर। गांधी जी वॉज बोर्न इन डैश डैश। गांधी जी बोर्न इन डैश डैश। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1880, 1869, 1948, 1865। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 1869 में हुआ था। मतलब इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, डैश डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। डैश डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, मतलब बापू और राष्ट्रपिता के नाम से, राष्ट्रपिता और बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, नन। तो भारत में बापू और फादर ऑफ द नेशन के नाम से महात्मा गांधी जाने जाते हैं। मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, डैश डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मतलब पॉलिटिशियन से अच्छे एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में जो जाने जाते थे वो कौन जाने जाते थे। राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, नेहरू जी, कमलादास। तो स्पिरिचुअल लीडर का हिंदी होता है आध्यात्मिक, धार्मिक। धार्मिक नेता के रूप में अधिक जाने जाते थे, वो जाने जाते थे महात्मा गांधी। मतलब कि पॉइंट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, द माइंड इज अ रेस्टलेस बट दैट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मतलब मन एक बेचैन है, किस तरह से, एक उड़ती हुई चिड़िया की तरह। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, डॉग, बर्ड, काउ, पर्सन। मतलब बर्ड की तरह, मन एक उड़ती हुई चिड़िया की तरह है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। मतलब मन एक उड़ती हुई चिड़िया की तरह, मतलब बेचैन होता है। लोग जितना पाता उतना और पानी की चाहत उसका डे बाय डे बढ़ता चला जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बोले तो बर्ड, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड।
आई एम नो हैटर ऑफ द डैश डैश, गांधी जी नफरत नहीं करते थे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, मतलब गांधी जी वेस्टर्न सभ्यता से नफरत नहीं कर रहे थे, बल्कि वो बता रहे थे कि वेस्ट वाला हमें बहुत सारा कुछ सिखाया। आई एम नो हैटर ऑफ द वेस्ट, मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग डैश डैश, गांधी जी भारतीय राजनीतिक में सक्रिय रूप से बने रहे 1869 1948 1990 1948 1915 1948 नन, मतलब गांधी जी भारतीय राजनीतिक में 1915 से लेकर के 1915 से लेकर के 1948 तक सक्रिय रूप से बने रहे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, plain living and high thinking is the motto of a, plain living and high thinking is the motto of a dash dash, plain living and high thinking का जो मोटो था वो वेस्टर्न फिलोसफर का था, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन हो कि बेस किसका है तो ये इंडियन सिविलाइजेशन का बेस था, लेकिन मोटो की बात हो तो ये मोटो जो था ये वेस्टर्न फिलोसफर का था। मतलब प्लेन लिविंग का मतलब होता है रहने सहने का ढंग बहुत ही सिंपल हो, साधारण हो, सदा हो और सोचने का जो तरीका हो बड़ा हो। ये जो मोटो था वो वेस्टर्न फिलोसफर का था। अगर यहीं पे क्वेश्चन हो कि ये बेस किसका है तो ये बेस इंडियन सिविलाइजेशन का है, लेकिन मोटो जो था वो है वेस्टर्न फिलोसफर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, डैश डैश वर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव में रहना कौन पसंद करते थे? हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले के लोग थे वो छोटे छोटे गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते थे और वहाँ रह कर के ज़्यादा सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होते थे। रोमन्स, जर्मन्स, आवर एंसेस्टर्स, इंग्लैंड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आवर एंसेस्टर। और ये बहुत बार इस क्वेश्चन को मतलब बिहार बोर्ड ने दोहराया है, शायद ये 2018 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया। इस क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर है वो छोटे छोटे गांव में ज़्यादा रहना पसंद करते थे, लेकिन अभी के जो लोग हैं ज़्यादा पसंद करते हैं सिटी, बट हमारे जो पूर्वज थे छोटे छोटे गाँव में ज़्यादा रहना पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द फाउंडेशन स्पिरिचुअल मोरल विंग नन, इंडियन सिविलाइजेशन जो बढ़ावा, इंडियन सिविलाइजेशन में जो बढ़ावा होता था वो जो बढ़ावा देते थे वो मोरल विंग, मोरलिटी, नैतिकता का बढ़ावा होता था। वहाँ वस्तुवाद की बात नहीं होता था। तो इंडियन सिविलाइजेशन बढ़ावा देता है किस चीज़ का? मोरल विंग, बोले तो नैतिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 13, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द मेनली द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है मेनली मुख्य रूप से उसमें जो पूजा होता है वो क्या चीज़ का पूजा होता है? आइडल्स, मटेरियल, आर्ट्स, नन। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो पूजा होता है वो होता है मटेरियल का, मटेरियल मतलब वस्तुवाद का, वस्तु का ज़्यादा बढ़ावा होता है, वस्तु का ज़्यादा पूजा होता है। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन में जो बढ़ावा होता है वहाँ जो बात होता है वो क्या चीज़ों का होता है? मोरलिटी का। लेकिन वेस्टर्न मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो बढ़ावा होता है, पूजा होती है, वो होता है मटेरियल सिविलाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 14, द पीपुल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाय डैश डैश एंड रोमन्स राइटर्स, ग्रीक, इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिका, मतलब यूरोप के जो लोग थे वो प्रेरित थे, इंस्पायर्ड थे, किससे इंस्पायर्ड थे? ग्रीक एंड रोमन के राइटर्स से, उसके द्वारा जो लिखे गए राइटिंग्स था उनसे वो ज़्यादा प्रभावित है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट ए, बोले तो ग्रीक। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ डैश डैश हैप्पी, मतलब वेल्थ का मतलब क्या होता है? धन, लग्जरियस मतलब होता है विलासिता, शानदार, है ना। ये क्या नहीं होता है, क्या नहीं बनाता है? लोगों को खुश नहीं बनाता है। डॉग, मैन, बर्ड काउ, डॉग, ये आ ही नहीं सकता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, बोले तो मैन। मतलब वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ डैश डैश हैप्पी मैन, वो मनुष्य को मतलब
खुश नहीं बनाता है, यहाँ होगा मैन। क्वेश्चन नंबर 16, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज अ टेंडेंसी टू प्रिविलेज। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी है, पैटर्निटी, मोरलिटी, मैटरलिटी, प्लेन लिविंग, नहीं, प्लेन लिविंग का जो टेंडेंसी है वो इंडियन सिविलाइजेशन का है। और मॉडर्न बोले तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी है वो मैटरलिटी, मैटरलिटी बोले तो वस्तुवाद, इसमें वस्तुवाद का ज़्यादा बढ़ावा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, अभी जस्ट मैं एक दो क्वेश्चन पहले चर्चा करा है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मोटो ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो ये बेस की बात हो रहा है और बेस जैसे हो तो ये इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस ऑफ, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग का जो बेस है वो इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है। वही मोटो की बात हो तो वेस्टर्न फिलोसफर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वज मशीनरी आविष्कार नहीं करे थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम मशीनरी आविष्कार करेंगे, जैसे अभी मॉडर्न वेस्टर्न के लोग पूरी तरह डिपेंड ऑन मशीनरी, लेजी हो गए, मतलब कि वो उस पर डिपेंड हो गए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दिस हैव मेड अस प्राइड, ये हो ही नहीं सकता, दिस वुड हैव मेड अस लेजी। हाँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दिस वुड हैव मेड अस लेजी, ये हमें सुस्त और लेजी बना देगा, मतलब कि पूरी तरह डिपेंड ऑन मशीनरी हो जाएगी, इसलिए हमारे पूर्वज आविष्कार नहीं करना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन गैलरी इज दैट इट इज डैश डैश मूवेबल, इमूवेबल, इग्नोरेंट, स्टोरिड। भारतीय सुंदरता आज भी अडिग है, अटल है, ये समाप्त नहीं हुआ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इमूवेबल। भारतीय सुंदरता, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता आज भी बना हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, मतलब अडिग है, इमूवेबल है। इट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स। गांधी जी का जो मुख्य हथियार था वो क्या था? एस्वर्ड्स, गन, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, नन, मतलब 100% माइंड में सेट कर लेना। गांधी जी का जो मुख्य हथियार था वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, द पास्ट इज डैश डैश डेड एंड स्टैटिक। हमारा जो पास्ट है समाप्त हो गया, उसका अस्तित्व नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। अलाइव एंड डायनामिक, हमारा जो पास्ट है जिंदा है और डायनामिक, मतलब मजबूत भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पॉइंट बी, अलाइव एंड डायनामिक। हमारा जो संस्कृति, हमारा जो सभ्यता आज भी, हमारा जो पास्ट है स्पेशली फॉर, वो अलाइव है, जिंदा है और डायनामिक, मजबूत भी है, ये समाप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, विच सिविलाइजेशन इज नॉट टू बीटेन इन द वर्ल्ड। कौन सा सिविलाइजेशन है जो पूरे दुनिया में नहीं पीटे जाने वाली है? 2017 या 15 में ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता था, वहाँ फिल करना होता था। लेकिन इस बार ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन है, विच सिविलाइजेशन इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में कौन सा सिविलाइजेशन नहीं तोड़े जाने वाली है? तो वो अपना सिविलाइजेशन है इंडियन सिविलाइजेशन, जो पूरे दुनिया में नहीं तोड़े जाने वाली, इसका कोई नहीं मुकाबला कर सकता है, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन। 23, some of the immediate and brilliant result of modern invention are to maddening to resist is from। ये जो लाइन है, एग्जाम में एक ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है जो लाइन पूछा जाए कि ये लाइन कहाँ से लिया गया। अगर इंडियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, ईस्टर्न सिविलाइजेशन, ये सब अगर हो, सिविलाइजेशन से, कल्चर से, माइंड, पैशन, हैंड्स एंड फीट, ये सारी बात हो, तो करेक्ट 100% वो लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 24,
फिरोज वर रूलर्स ऑफ एंशियंट। फिरोज मतलब प्राचीन मिस्र के शासक, वो कहाँ के थे? इजिप्ट, रसिया, इंडिया, नेपाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इजिप्ट। बोले तो पॉइंट ए। 25 इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में गांधी जी हैज कंपेयर इंडियन सिविलाइजेशन टू द डैश चाइनीज सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एटिक सिविलाइजेशन। वैसे इस चैप्टर में गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन का बहुत सारे सभ्यता से, बहुत सारे सिविलाइजेशन से कंपेरिजन मतलब डिफरेंसेस को बताते हैं। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन का तुलना बहुत सारे सिविलाइजेशन से करते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न, वेस्टर्न मॉडर्न एक ही हो गया। ईस्टर्न सिविलाइजेशन से भी इसका तुलना करते हैं। लेकिन स्पेशली फॉर जो इसमें चर्चा किया गया वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। लेकिन लास्ट में गांधी जी ये भी बताए थे कि आप दुनिया के चारों तरफ जाकर के देख लो, आप ग्रीक जाओ, गिवन जाओ, कहीं भी जाओ, तो वहाँ एक सभ्यता है जो बहुत पहले एक प्रसिद्ध सभ्यता हुआ करता था। वो हुआ करता था एटिक सिविलाइजेशन, जो उसका कोई तोड़ नहीं था, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन था। उसी प्रकार से हमारा जो है ये इंडियन सिविलाइजेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, एटिक सिविलाइजेशन।